हाँ तो भाई जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने मुख्य रूप से एक हार्मोन देखा था जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कह रहे थे, ठीक है। हाँ, क्योंकि आज जो हम पढ़े, कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा कम पढ़ाया करो, हैं? तो लास्ट लेक्चर में मैंने केवल आपको बहुत ही कम और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश की ताकि आपको एक ही बार में बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई दिक्कत आ रही हो या फास्ट चल रहे हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन समझ में पूरी चीज आनी चाहिए आपको ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो मैं दोबारा एक हल्की सी बात बता दूं कि हमारा सेकंड हार्मोन चल रहा था जिसको गोनेडोट्रोपिक या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जनद हार्मोन कह रहे थे। उसमें पहला हार्मोन हमारा एफएसएच था और सेकंड हार्मोन हमारा एलएच था कि नहीं। शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि जो एफएसएच था वह क्या करता था, अंडाशय की पुटिका की वृद्धि, ठीक है, उसके परिपक्वन और एस्ट्रोजन स्रावण का कार्य करवाता था, ठीक है भाई। नरों में शुक्र जनन नलिका की वृद्धि और शुक्राणु निर्माण। जबकि एलएच का क्या काम था कि वृषण की लीडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावण के लिए प्रेरित करता था और मादाओं में जीएफ के परिपक्वन तथा कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता था, ठीक है भाई। तो अब आप इसको एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि भाई एफएसएच जो हार्मोन है वह अंडाशय की पुटिकाओं में वृद्धि करता है। अब मैंने आपको कल बताया था कि भाई पुटिका क्या है। पुटिका एक ऐसी संरचना होती है जो वृद्धि करके ओवम का फॉर्मेशन करती है और वही ओवम मेल के स्पर्म से शुक्राणु से संलित होकर एक जायगोट या एक शिशु का निर्माण करता है, ठीक है। तो अंडाशय की पुटिका की वृद्धि बहुत जरूरी है क्योंकि उससे अंड बनना था, है ना। और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है मादाओं में जिससे उनमें क्या उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक लक्षण। अब द्वितीयक लक्षण जैसे महिलाओं में आवाज का पतला होना, नितंबों का बाहर आना, है ना, बात समझ में आ रही है। और नरों में चेहरे पर बालों का आना, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना। महिलाओं में आवाज पतली होती है, नरों में आवाज भारी होती है। और कंधे सुडौल होना, ये आपने सारे पढ़े हुए हैं, तो उनको हम द्वितीयक लक्षण कहते हैं। तो मादाओं में जो द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन से होते हैं और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कौन सा हार्मोन कराता है, एफएसएच। और ये एफएसएच कहां से रिलीज हो रहा है, पीयूष ग्रंथि से। किससे, पीयूष ग्रंथि से। इसी प्रकार था एलएच हार्मोन जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल रहे हैं, ठीक है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है भाई कि नरों में जो वृषण होते हैं उन वृषणों में एक कोशिका होती है जिसको हम लीडिंग कोशिका कहते हैं। बहुत ही मुख्य शब्द है ये। वृषणों में लीडिंग कोशिका होती है और वो लीडिंग कोशिका क्या करती है, एंड्रोजन का स्रावण करती है। अब एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन होता है मुख्य रूप से
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन नरों के द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करता है। देखो, एस्ट्रोजन तो मादाओं के लक्षणों को, एस्ट्रोजन जो है वो तो मादा के द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करता है, लेकिन नरों के द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन का श्रावण कौन करता है? लीडिंग कोशिका करती है। इसको प्रेरित कौन सा हार्मोन कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ये तो नरों में काम हो गया एलएच का। अब मादाओं में क्या काम है एलएच का? कि यह ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्वन। अब वही बात आ गई ना कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये पोटिका है, ये पोटिका एफएसएस की वजह से परिपक्व हो गई और एक बड़ी पोटिका में बदल गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो एलएच भी ग्राफियन फॉलिकल में काम आता है। और एक मुख्य बात मैं आपको बताना भूल गया, अंडोत्सर्ग। क्या है? अंडोत्सर्ग। जो एलएच के 3 काम आप मोस्टली याद रखो, एक तो जीएफ के परिपक्वन, एक अंडोत्सर्ग और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण। मादाओं में है ये फंक्शन एलएच के, और नरों में ये है। अब देखो यहां कंसेप्ट इसको समझो कि यह एक पोटिका है। इस पोटिका की जो वृद्धि हुई वो एफएसएच की वजह से हुई। किसकी वजह से? एफएसएच की वजह से। और थोड़ी बहुत मात्रा में सहयोग किसका था? एलएच का। जब ये वृद्धि कर ली पोटिका ने, तो इसको आप क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, है ना। तो होता क्या है कि एलएच हार्मोन जब ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, तो ये जो ओवम है ना, ये वाला जिसको हम द्वितीयक oocyte कहते हैं, अभी आपको ज्यादा नहीं समझना है, तो ये एलएच हार्मोन के ज्यादा स्रावण से ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। और जब ये फट जाती है तो ये ओवम इससे बाहर निकल जाता है। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो ओवम जीएफ से बाहर निकल रहा है, मतलब अंड इससे बाहर निकल रहा है, तो आप इसको अंडोत्सर्ग नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे ना। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को कौन सा हार्मोन करा रहा है? एलएच हार्मोन करा रहा है। ठीक है, अब अंडोत्सर्ग के बाद ये संरचना तो यहां से बाहर निकल गई। अंडोत्सर्ग के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो एक पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब इसका क्या काम है वो हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिकों में, अगले चैप्टरों में। बात समझ में आ गई? तो एक गोनेडोट्रोपिक 2 हार्मोन पता चल गया नहीं चला गया आपको? इसके कार्य भली बातें आपको समझ में आ गई, है ना। बहुत मुख्य बात है ये। तो अब हमने 3 हार्मोन पढ़ लिए हैं, एक तो जीएच, एक एफएसएच और एक एलएच। यहां तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हार्मोन है नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं एसीटीएच, यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। मैं थोड़ी लिख देता हूं। यह हार्मोन अधिवृक्क कॉर्टेक्स की वृद्धि तथा उससे
हार्मोन स्रावित के लिए प्रेरित करता है। जो नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ रहे हैं वह ACTH हार्मोन है, जिसको एड्रीनो, ए का मतलब एड्रीनो, सी का मतलब कॉर्टिको, टी का मतलब ट्रोपिक और एच का मतलब हार्मोन। तो ACTH की फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, एड्रीनो होता है एड्रीनल, और एड्रीनल को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। और अधिवृक्क ग्रंथि आप कई बार पढ़ चुके हैं, वृक्कों के ऊपर होती है ना। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम अगले लेक्चरों में अधिवृक्क ग्रंथि को पढ़ेंगे तो आपको उसके दो भाग पता चलेगा, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। और मैं आपको ये बता भी चुका हूं, याद है क्या आपको उत्सर्जन तंत्र, उसमें हमने पढ़ा था ना, वृक्क के दो भाग आंतरिक संरचना में, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो वही दो भाग इस ग्रंथि के भी है, कॉर्टेक्स और मेडुला, और दोनों भागों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये जो हमारा ACTH है, अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया मास्टर ग्रंथि? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को अपने कंट्रोल में करती हैं। अरे ये कंट्रोल में कैसे करेंगे भाई? मैंने सभी के हार्मोन आपको बताए, देखो जैसे FSH बताया, ये अंडाशय पे कंट्रोल कर रहा है। LH बताया, ये वृषणों पे भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी वृषणों पर, अंडाशय पे, है ना। तो वृषण और अंडाशय हमारी ग्रंथियां है कि नहीं, है ना ग्रंथि। तो उन पर कंट्रोल किस हार्मोन से होगा? FSH और LH से। और इन हार्मोन को निकाल कौन रही है? पीयूष ग्रंथि। तो बताओ, पीयूष ग्रंथि ने अगर FSH निकाला और ये FSH अंडाशय पे जाकर कार्य कर रहा है, तो अंडाशय ग्रंथि पर इसका कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसी प्रकार अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ACTH। भाई अधिवृक्क भी तो एक ग्रंथि है, तो उस ग्रंथि पे जो कंट्रोल होगा वो पीयूष ग्रंथि का होगा। तो वो किस हार्मोन की वजह से होगा? ACTH हार्मोन की वजह से। ACTH, बात समझ में आ रही है। और पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल किसका है? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा पता है? पहले अगर हाइपोथैलेमस ACTH RH हार्मोन स्रावित करे, रिलीज हार्मोन, तो ये हार्मोन स्रावित किया हाइपोथैलेमस ने। ये हार्मोन पहुंचा कहां? पीयूष पर। पीयूष ने क्या स्रावित किया फिर? ACTH। और ये किसके पास गया? अधिवृक्क के पास। और अधिवृक्क ने क्या किया? अपने हार्मोन का स्रावण किया। तो इस प्रकार रेगुलेशन होता रहता है इनका, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये जो हमारा थर्ड हार्मोन है वो क्या है? ACTH है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि यह हार्मोन अधिवृक्क कॉर्टेक्स की वृद्धि, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है उसकी वृद्धि के लिए और उसे हार्मोन स्रावित के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तभी तो कंट्रोल होगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हार्मोन है। फोर्थ हार्मोन TSH। TSH इसको हिंदी में बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेट, इंग्लिश नाम है सॉरी, हार्मोन, है ना। हिंदी में तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन हो जाएगा। स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित करना, प्रेरित करना। तो अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, TSH थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो कौन सी ग्रंथि को कंट्रोल करे? थायराइड ग्रंथि को। बात समझ में आ गई? क्योंकि थायराइड ग्रंथि भी पे भी तो कंट्रोल किसका होगा? पीयूष का होगा। तो पीयूष ग्रंथि
किस हार्मोन के माध्यम से कंट्रोल कर रही है इसको? TSH की वजह से। बात समझ में आ गई? तो इसमें भी हम सिंपल ये पढ़ सकते हैं कि यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। केवल इतना ही हम पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, बात समझ में आ गई? TSH चौथा हार्मोन हो गया। पांचवा है, वैसे छठवां हार्मोन है ये ना, इसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक प्रोलैक्टिन मेमोट्रोपिक। चलो इसको यहां लिखना पड़ेगा हमको ना, थोड़ी जगह कम है इसमें, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो, पहला हार्मोन GH, सेकंड हार्मोन हमारा FSH, थर्ड हमारा LH, 4 ACTH, 5 TSH और जो हमारा 6 है वो प्रोलैक्टिन। ठीक है? तो अब मैं यहां जो हमारा छठवां हार्मोन है जिसको हम प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक, मेमोट्रोपिक, ठीक है, एक हार्मोन है जिसके 3 नाम हैं, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक और मेमोट्रोपिक। ठीक है भाई? तो ये हार्मोन क्या होते हैं? यह हार्मोन गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करता है तथा शिशु जन्म के बाद दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। अतः से दुग्ध जनक हार्मोन कहते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक और मेमोट्रोपिक। देखो, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में उसके जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तन होते हैं, या मैं ये कहूं कि दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, उन दुग्ध ग्रंथ, भाई जब कोई प्रेग्नेंट है तो अपने शिशु के स्तनपान कराने के लिए उसमें मिल्क फॉर्मेशन आवश्यक है, बॉडी के अंदर दुग्ध का निर्माण, है ना। तो होता क्या है कि गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करवाता है ये हार्मोन, और जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद स्तन ग्रंथियों में, दुग्ध ग्रंथियों में जो दुग्ध का निर्माण करवाता है वो भी कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। तो आप इसको कौन सा हार्मोन कह सकते हैं? दुग्ध जनक भी कह सकते हैं। जो लैक्टोजेनिक है इसको हिंदी में दुग्ध जनक कहते हैं। मतलब ये ऐसा हार्मोन है जो दुग्ध का निर्माण करवाता है। तो ये हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है। बात समझ में आ गई? अब जो हमारा लास्ट हार्मोन है वह है 7वां, जिसको हम कहते हैं MSH,
मेलेनोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन, ठीक है। MSH ये क्या है भाई? ये है मेलानिन के स्रावण को प्रेरित करता है, जो रंगा कोशिकाओं में फैलकर रंग गहरा करता है। यह है तिल बनाता है। लास्ट जो हमारा हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का, वो है MSH हार्मोन, जिसको मेलेनोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं। देखो एक शब्द होता है मेलानिन। मेलानिन एक वर्णक है, एक रंग है जो हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। बात समझ लेना आप कि जो मेलानिन वर्णक है यह हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है ना। और जो हमारे बालों का ब्लैक रंग होता है वो भी मेलानिन के कारण होता है। अगर हमारी बॉडी में मेलानिन वर्णक की कमी हो जाए तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। बात समझो, हमारे बाल जो सफेद होते हैं वो मेलानिन वर्णक के कमी के कारण होते हैं, ठीक है। हाँ, तो MSH हार्मोन अब ये भी एक ग्रंथि से निकलता है जिसको हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। अभी इसके बाद हम पीनियल ग्रंथि को पढ़ेंगे, वह ग्रंथि इसको स्रावित करती है। तो पीनियल ग्रंथि पर कंट्रोल इस हार्मोन की वजह से करेगी पीयूष ग्रंथि ना। ये क्या करता है कि हमारी जो रंगा कोशिकाएं होती हैं उनमें फैल जाता है और रंग को गहरा कर देता है। और हमारे शरीर पे जो तिल बनते हैं, तिल आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के तिल, तो ये तिल क्या है कि मेलानिन वर्णक एक स्थान पर जमा हो जाता है और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? तिल। तो तिल का निर्माण भी कौन करता है? MSH करता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये है हमारे 7 हार्मोन। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो 6 हार्मोन हैं ये तो निकलते हैं डिस्टिलिस पार्ट से, और एकमात्र ये निकलता है इंटरमीडिया पार्ट से। कौन सा? MSH हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित क्या है? हार्मोन। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार इनको रिवाइज करा देता हूं आपको। देखो, पीयूष ग्रंथि से 7 हार्मोन निकलते थे, 6 हार्मोन डिस्टिलिस पार्ट से और 1 हार्मोन इंटरमीडिया से। तो देखो, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था कि जो शरीर की वृद्धि का प्रेरक था। इसके अल्प श्रावण से हमने बौनापन और सेमन रोग देखा। देखो, बाल्यावस्था में अल्प श्रावण हो बौनापन, और वयस्क अवस्था में अल्प श्रावण हो तो सेमन रोग पढ़ा था। अति श्रावण से 2 रोग, महाकायता और एक्रोमेगेली। बाल्यावस्था में ज्यादा हो जाए तो महाकायता, और वयस्क अवस्था में ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगेली, है ना। ये GS था। FSH हमने पढ़ा, अंडाशय पुटकाओं की वृद्धि एस्ट्रोजन के जिम्मेदार था, शुक्राणु निर्माण वगैरह करवाता था। LH लीडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन स्रावण के लिए, GF के परिपक्वन अंडोत्सर्ग के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ACTH अधिवृक्क ग्रंथि को कंट्रोल करता है। TSH थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण करवाता है, स्तनों में वृद्धि करवाता है। और MSH मेलानिन स्रावण के लिए जिम्मेदार और हमारी त्वचा के रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, एक बार इनको नोट कीजिए, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। याद है ना आपको कि पीयूष ग्रंथि की संरचना चल रही थी। मेरा मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना है
कि अगर पीयूष ग्रंथि की संरचना आ जाए तो ये सारा आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना है, आपको केवल हार्मोन याद करने, उनके कार्य याद करने हैं कि भाई कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या कार्य करता है, ठीक है। केवल इतना पता होना चाहिए कि ये जो 7 हार्मोन हमने लिस्ट आउट किए थे वह पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हुए थे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं वह करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पश्चपाली कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इतना लिखो, हालांकि इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कोई खास बात नहीं है। पार्स नर्वोसा, मध्य इमिनेंस, पीयूष ग्रंथ है। बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है, उसको नहीं पढ़ना है ना। वैसे मैं इसके नाम लिख दूं, पार्स नर्वोसा, मध्य इमिनेंस और पीयूष ग्रंथ। ये 3 भाग होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के। आपको इनसे बिल्कुल भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आप केवल इतना पढ़ना है कि भाई इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। टोटल कितने? 2 हार्मोन। और एडिनोहाइपोफाइसिस से कितने हो रहे थे? 7 हार्मोन। तो हम 7 और 2 टोटल कितने हार्मोन पे उस ग्रंथि स्रावित करती है? 9 हार्मोन, है ना। तो पहला हार्मोन एंटी डाइयूरेटिक, एडीएच, और इसका सेकंड नाम है वेसोप्रेसिन। बहुत ही मुख्य हार्मोन है एडीएच हार्मोन, जिसको हम एंटी डाइयूरेटिक या वेसोप्रेसिन कहते हैं। इसका क्या काम है भाई? यह है वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, अतः से मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से मूत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसे मूत्रलता कहते हैं। इससे डायबिटीज इंसिपिड्स रोग हो जाता है। तो एंटी डाययूरेटिक बहुत ही मुख्य हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित किया जाता है। क्या है भाई एंटी डाययूरेटिक? जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। अब पॉइंट की बात समझो कि भाई जो हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, अगर नेफ्रॉन में जल का अवशोषण ज्यादा हो जाए तो आप मुझे एक बात बताओ कि मूत्र में पानी की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना भाई। अगर अवशोषण कम हो रहा है तो मूत्र में पानी ज्यादा होगा, तो मूत्र ज्यादा फॉर्म होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये क्या काम कर रहा है भाई ईडीएच, कि वृक्क नलिकाओं में जल के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे मूत्र बनता है कम। तो इसे हम मूत्र विरोधी हार्मोन कह सकते हैं, नहीं कह सकते?
ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि भाई यह वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, अतः इसे मूत्र विरोधी हार्मोन कहते हैं। भाई बोलेंगे ही मूत्र विरोधी हार्मोन इसको। इसकी कमी से, अब वो ये कह रहा है कि अगर एडीएच की कमी हो जाए तो मूत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। अब पॉइंट समझो, अगर एडीएच कम है तो अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि ये अवशोषण को बढ़ाता है, और जब अवशोषण नहीं होगा तो मूत्र में जल की मात्रा अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मूत्रलता कहते हैं। बात समझ में आ गई? और इससे कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिड्स। देखो, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक तो डायबिटीज इंसिपिड्स और एक डायबिटीज मेलाइटिस। तो मेलाइटिस डायबिटीज तो वो होती है जब मूत्र के साथ ग्लूकोज ज्यादा आए। अगर मूत्र के साथ ग्लूकोज ज्यादा है तो डायबिटीज मेलाइटिस है, और मूत्र के साथ जल ज्यादा है तो डायबिटीज इंसिपिड्स है। अब बताओ, एडीएच की कमी होगी तो ये डिजीज होगी क्या नहीं होगी? क्योंकि मूत्र के साथ जल ज्यादा कब आएगा? जब एडीएच की कमी हो, क्योंकि एडीएच का फंक्शन क्या है? ये जल के अवशोषण को बढ़ाता था। तो ये बहुत ही मुख्य हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ना? यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मूत्र विरोधी हार्मोन कौन सा है, या ऐसा हार्मोन बताइए जो जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन वो आपसे पूछता रहता है यहाँ पर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि भाई मूत्र विरोधी हार्मोन कौन सा है, कि उस हार्मोन का नाम बताओ जो जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। समझ में आ रही बात? और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बना दें कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिड्स है, तो आप बताइए उसमें किस हार्मोन की कमी है। तो हम सिंपली बोल देंगे कौन से हार्मोन की कमी है भाई? एडीएच हार्मोन की कमी है। तो ऐसे आप बेसिक क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर पहला हार्मोन समझ में आ गया आपको? चलिए, अब जो हमारा सेकंड हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और सेकंड नाम है पिटोसिन, ठीक है? यह है हार्मोन गर्भकाल के अंतिम दिनों में प्रसव पीड़ा को शुरू करता है और शिशु जन्म में सहायक है। प्रसव के बाद दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। देखो, न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन निकलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया था एडीएच, और जो दूसरा हार्मोन है उसको हम ऑक्सीटोसिन यानी कि पिटोसिन बोलते हैं। इसका भी बहुत ही मुख्य फंक्शन होता है। वो क्या होता है कि भाई जब भी कोई मादा का जो प्रेग्नेंस टाइम है, गर्भकाल है, वह जब कंप्लीट हो जाता है, गस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, है ना, गर्भकाल गस्टेशन पीरियड, तो वह काल जब कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा गर्भाशय है उसमें संकुचन स्टार्ट कर देता है ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही गर्भाशय में संकुचन होता है तो हम उसको नाम देते हैं प्रसव पीड़ा।
आपने सुना होगा दर्द हो रहे हैं, बच्चा होने वाला है, ऐसे कई सुने होंगे, है ना। तो वह जो दर्द होता है उसको हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो आप समझ गए, उस प्रसव पीड़ा को कौन सा हार्मोन स्टार्ट करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा। अर्थात जब किसी मादा का गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल कंप्लीट हो जाता है तो पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है। वह हार्मोन गर्भाशय के ऊतकों में, पेशियों में संकुचन करवाता है, जिसको हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। और उस प्रसव पीड़ा से ही शिशु बाहर पास आउट होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक काम तो इसको ये हो गया कि भाई शिशु जन्म, और सेकंड जो काम है वो क्या है कि जैसे ही शिशु का जन्म हो जाता है ना, जैसे ही शिशु का जन्म हो जाता है तो दुग्ध ग्रंथियां दुग्ध को निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। देखो अंतर समझो, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन था वह तो दुग्ध का केवल क्या करता है? निर्माण। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इस दुग्ध को निष्कासन के लिए प्रेरित करता है। दुग्ध बनाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन उस दुग्ध को निकलवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये अंतर है ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन में। तो इसके दो मुख्य काम हो गए ऑक्सीटोसिन के। एक तो शिशु जन्म करवाता है, प्रसव पीड़ा स्टार्ट करता है, और दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि गाय भैंस का जब बच्चा मर जाता है तो उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं जिससे दुग्ध निकालते हैं, है ना। तो वो इंजेक्शन पता है किसका होता है? वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा उस इंजेक्शन लगाने से उसके जो स्तन होते हैं भैंस के, वो एकदम टाइट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें जो दुग्ध है वो आ जाता है, अर्थात दुग्ध को निष्कासित करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हमारी है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। बहुत ही मुख्य ग्रंथि है भाई पीयूष। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पूरा, कौन कौन से हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, ये हम सारी चीज समझ चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद कर रखेंगे ना इसको, पीयूष ग्रंथि को? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, इससे अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 और न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2। आप सभी के नाम याद रखना और क्या फंक्शन है वो याद रखना, ठीक है। अब मैं एक बहुत छोटी सी ग्रंथि आपको बता देता हूं। पहली ग्रंथि हमारी कंप्लीट हो गई हाइपोथैलेमस, सेकंड हो गई पीयूष, और जो तीसरी हमारी ग्रंथि है वह है पीनियल। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल में आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूं आपको उन्हीं पर ध्यान देना केवल है। एक तो इसका वजन 150 मिलीग्राम होता है, इसको मैं 0.15 ग्राम कह सकता हूं, ठीक है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। मेलाटोनिन वही है मेलेनिन वाला, बात एक ही है ना। मेलाटोनिन तीव्र प्रकाश में कम व अंधकार में ज्यादा स्रावित होता है। इसे लैंगिक जैव की घड़ी कहते हैं। देखो पीनियल जो ग्रंथि है वही एक्टोडर्म द्वारा उत्पत्ति होती है। मैं बता रहा हूँ, नोट्सों में आपको 3-4 पॉइंट और मिलेंगे, पर आपको जो पॉइंट याद रखना है वो यही याद रखना है। एक तो इसका वजन इतना होता है, और ये इस हार्मोन का स्रावन करता है मेलाटोनिन का। और फिर आपको करना है
कि मेलाटोनिन तीव्र प्रकाश में तो कम और अंधकार में ज्यादा स्रावित होता है। इसे लैंगिक जैव की घड़ी कहते हैं। ये मुख्य शब्द है ना, बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक। क्यों, क्या है भाई लैंगिक जैव की घड़ी? कि मेलेनिन जो हार्मोन है, पीनियल जो ग्रंथि है, वो हमारे दैनिक लय को बनाकर रखती है शरीर के। जैसे इस हार्मोन से हमें ये पता चलता है कि भाई अब प्रकाश हो गया तो हमको जागना है ना। क्लॉक, घड़ी, एक माइंड में घड़ी की तरह ऐसे कार्य करती है कि भाई इतने बज गए, हमें ये काम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमारे कुछ काम बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं ना। जैसे भाई नहाना है सुबह नहाना है, ब्रश करनी है सुबह करनी है। कोई दोपहरी में ब्रश वगैरह करता है क्या? नहीं करता ना। तो ऐसी चीजों को निर्धारित करते हैं हमारा कौन सा हार्मोन? मेलानिन हार्मोन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जैव की घड़ी बोल देते हैं। और इस मेलानिन की वजह से जो लिंगों में परिपक्वता होती है, जैसे कोई जल्दी परिपक्व हो जाता है, कोई लेट परिपक्व हो जाता है, तो वो भी इसी हार्मोन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जैव की घड़ी बोलते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो आज हमने पीयूष ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया है और एक पीनियल ग्रंथि को। तो अब हमारी 3 ग्रंथियां हो गई हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। तो आप आज इन दोनों ग्रंथियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, स्पेशली पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि को जब भी पढ़े ना आप, तो एक बार याद करके उसके हार्मोनों की लिस्ट आप बनाना, हार्मोनों की लिस्ट आप जरूर बनाना। जैसे मैंने ऐसे आपको एक बार फिर बताऊं कि भाई एडिनो हाइपोफाइसिस, तो सबसे पहला हार्मोन जैसे GH है, FSH है, LH है, ACTH है, TSH है। बात समझ में आ रही है ना। और हमारा कौन सा था? प्रोलैक्टिन है, 1 2 3 4 5 6, और एक हमारा MSH है ना। न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो एक हमारा EDH था और एक हमारा ऑक्सीटोसिन था। तो ऐसे हम लिस्ट बना लेंगे और इसके एक एक बार आप कार्य रिवाइज कर लेना कि भाई इसका ये कार्य, इसका ये कार्य। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये हमारी पीनियल ग्लैंड्स, और बाकी सब कोई खास बात नहीं। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे इंग्लिश शब्द की बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर बार आपको इंग्लिश शब्द बताता हूं और वह बताता हूं जो आपके काम आते हैं। ठीक है। जैसे ये लैंगिक जैव की घड़ी है, इसको सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ठीक है। और बाकी कोई खास इंग्लिश शब्द इसमें नहीं है, और जो मोस्ट आपके काम आता है मैं उसको आपको बताते हुए जाता हूँ। ठीक है भाई, ओके।